तो बेटा हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 दैट इज इकोसिस्टम। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये टॉपिक आपको न्यू एनसीईआरटी में इस चैप्टर में नहीं मिलेगा। ये टॉपिक ओल्ड एनसीईआरटी में इससे पहले वाले चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में हुआ करता था, बट अब इस टॉपिक को वहां से भी हटा दिया गया है। बट ये हमारे पास नीट के सिलेबस में है और ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप छोटी क्लासेस में ऑलरेडी इसके बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम उसी ओल्ड एनसीईआरटी से रेफरेंस लेके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम होते क्या हैं। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है कि एक बहुत बड़ी यूनिट है, वो बहुत बड़ी यूनिट कितनी छोटी छोटी चीजों से मिलके बनी होगी, यानी वही छोटी छोटी चीजें आपस में मिलके वो एक बड़ी यूनिट बना रहे हैं। तो उन्हीं छोटी छोटी चीजों को हम उस बड़ी यूनिट के कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो अगर हम बात करें इकोसिस्टम की, तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि इकोसिस्टम क्या होता है। ये एक फंक्शनल यूनिट है जो कि कब बनती है, जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं और साथ ही साथ अपनी सराउंडिंग में प्रेजेंट फिजिकल एनवायरनमेंट यानी एबायोटिक चीजों से इंटरैक्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की, तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स मिलकर बनाते हैं इकोसिस्टम। तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एबायोटिक दैट इज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एंड बायोटिक दैट इज लिविंग कंपोनेंट्स। क्लियर। एबायोटिक कंपोनेंट्स में हम मेनली 4 फैक्टर्स की बात करते हैं, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। और बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट से, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट इज टेम्परेचर। तो बेटा टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी कि किसी भी इकोसिस्टम में टेम्परेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, ये भी हम जानेंगे। बट टेम्परेचर आपको पता है कि पूरी अर्थ में सेम कांस्टेंट नहीं रहता। टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरी करता है, सीजन टू सीजन वेरी करता है, एक रीजन से दूसरी रीजन में वेरी करता है। तो टेम्परेचर कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं है। तो टेम्परेचर सीजन के अकॉर्डिंग भी वेरी करता है और रीजन टू रीजन भी वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं या फिर प्लेन से माउंटेन्स की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है, ठीक है। टेम्परेचर बहुत कम भी हो सकता है, यानी सब जीरो लेवल्स में माइनस में हो सकता है इन पोलर एरियाज और एट हाई एल्टीट्यूड्स, या फिर बहुत ज्यादा भी हो सकता है, मोर देन 50 डिग्रीज गर्मियों में ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में। और कुछ यूनिक हैबिटेट्स होती हैं जैसे थर्मल स्प्रिंग्स एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। इनके बारे में हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है, कहां पर पढ़ा है याद कीजिए। तो यहाँ पर ऐसी जगहों पर जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वो हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही रहता है। तो हमारे पास हर तरह के रीजन्स हैं जहां पर टेम्परेचर बहुत कम भी प्रेजेंट होगा और ऐसे रीजन्स भी प्रेजेंट है जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर वेरी करता है, कांस्टेंट नहीं रहता। साथ ही साथ ये सीजन टू सीजन भी वेरी करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि टेम्परेचर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो बेटा आपको पता है कि हमारी बॉडी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं और बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हो रहे हैं। इन सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, दैट इज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। और हमने पढ़ा है क्लास 11th में बायोमॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में कि हर एंजाइम को प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो एंजाइम्स डिग्रेड हो जाती हैं, अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाती हैं। तो हर एंजाइम को एक पर्टिकुलर ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए होता है अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करने के लिए। तो अगर उस एंजाइम को वो टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो एंजाइम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगी। एंजाइम फंक्शन नहीं करेगी तो हमारी ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो प्रॉपर्ली नहीं होंगे और हमें लाइफ सस्टेन करने में, हमारा जीवन जीने में काफी समस्या होगी, ठीक है। तो इसीलिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। क्लियर। अब कोई ऑर्गेनिज्म कितना टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है ये डिसाइड करता है कि वो स्पीशीज कौन से ज्योग्राफिकल एरिया में रहेगी।
यानी डिफरेंट स्पीशीज का जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी टेम्परेचर रेगुलेट करता है। अब सपोज कोई ऐसी स्पीशीज है जो एकदम ठंडे एरिया में रहना चाहती है, उसको अगर हम डेजर्ट में भेज देंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। ऐसी अगर कोई ऐसी स्पीशीज है जो एकदम हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करती है, तो उसको अगर हम पोलर रीजन्स में भेज देंगे जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए टेम्परेचर किसी भी स्पीशीज का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी डिसाइड करता है। इस बेसिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, यूरीथर्मल एंड स्टीनोथर्मल। यूरीथर्मल क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोज, डेजी, ह्यूमंस, कैट, डॉग। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमंस। आपको ह्यूमंस बहुत ठंडे एरियाज में भी मिल जाएंगे और बहुत हाई टेम्परेचर वाले एरियाज में भी मिल जाएंगे। तो ये वो स्पीशीज हैं जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। इनके अपोजिट होते हैं स्टीनोथर्मल। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक नैरो रेंज में रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं टेम्परेचर की, यानी वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन टॉलरेट नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में ही वो सर्वाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगेन मैं आपको बोल रही हूं बार बार कि पूरी यूनिट में, इकोलॉजी की पूरी यूनिट में एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सारे एग्जाम्पल्स प्रॉपरली याद होने चाहिए। तो जैसे हमारा मैंगो ट्री होता है, ये टेम्परेट कंट्रीज जैसे कि कनाडा और जर्मनी में ग्रो नहीं कर सकता। स्नो लेपर्ड जो कि ठंडे एरिया में रहता है, स्नो में रहेगा, वो केरला के फॉरेस्ट में जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकता। सिमिलरली ट्यूना फिश ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में ही हमको जनरली मिलती है, उसके अलावा कहीं पे उसका मिलना काफी मुश्किल होता है। तो ये वो स्पीशीज है जो कि एक नैरो रेंज को ही टॉलरेट कर सकती हैं टेम्परेचर की। इनको हम बोलते हैं स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? तो ये था बेटा हमारा फर्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट, दैट इज टेम्परेचर। इसको हम एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। ये जो एनसीईआरटी है ये ओल्ड एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है जो कि ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में हुआ करता था। आप लोग भी चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजर एबायोटिक फैक्टर्स, टेम्परेचर. Temperature is the most important ecologically relevant environmental factor. You are aware that the average temperature on land varies seasonally, decreases progressively from the equator towards the poles and from plains to mountain tops. It ranges from sub-zero levels in polar areas and high altitudes to more than 50 degrees Celsius in tropical deserts in summer. तो टेम्परेचर काफी ज्यादा वेरी करता है, region to region भी और seasonally भी. There are however unique habitats such as thermal springs and deep sea hydrothermal vents where average temperatures exceeds 100 degrees Celsius. It is general knowledge that mango trees do not and cannot grow in temperate countries like Canada and Germany. Snow leopards are not found in Kerala forests and tuna fish are rarely caught beyond tropical latitudes in the ocean. तो यहाँ पर बेटा ये एग्जाम्पल्स आए हैं और मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ कि एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. You can appreciate the significance of temperature to living organisms when you realize that it affects the kinetics of enzymes and through it the metabolic activity and other physiological functions of the organisms. क्योंकि living organisms में जितने भी metabolic और physiological functions होते हैं वो सब enzyme से catalyze होते हैं. A few organisms can tolerate and thrive in a wide range of temperatures. They are called eurythermal, but a vast variety of them are restricted to a narrow range of temperatures. Such organisms are called stenothermal. The levels of thermal tolerance of different species determine to a large extent their geographical distribution. Can you think of a few eurythermal and stenothermal animals and plants? तो यहाँ से आपको eurythermal और stenothermal animals और plants का एग्जाम्पल पूछा गया है जो कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया. ओके तो ये था बेटा फर्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट टेम्परेचर. और अब बात करते हैं सेकेंड एबायोटिक कंपोनेंट की, दैट इज वाटर. तो आप सबको पता है कि वाटर लाइफ के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिना पानी के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता. इनफैक्ट हमने इवोल्यूशन पढ़ा है और हमें पता है कि लाइफ अर्थ पे वाटर में ही ओरिजिनेट हुई है और बिना पानी के अर्थ पे लाइफ को सस्टेन करना इम्पॉसिबल है.
हर ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ के लिए वाटर चाहिए ही होता है, ठीक है। बट अगेन आपको बहुत अच्छे से पता है कि वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो हर एरिया में, हर रीजन में सेम नहीं है। तो बेटा ऐसे एरियाज जैसे कि डेजर्ट जहां पे पानी कम होता है, ऐसे एरियाज में, ऐसे हैबिटेट में वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं जिनके पास स्पेशल अडेप्टेशंस होती है टू सर्वाइव इन लो वाटर अवेलेबिलिटी। समझ गए? अब ये जो वाटर अवेलेबिलिटी होती है ये प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी और उनके डिस्ट्रीब्यूशन को भी काफी ज्यादा अफेक्ट करती है। आपको पता है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, पर वो जो प्रोसेस है उसमें वाटर एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है, तो प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा डिपेंड करती है वाटर के ऊपर, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी में ही रहते हैं जैसे ओशंस में, लेक्स में, रिवर्स में, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो एक्वेटिक इकोसिस्टम का पार्ट हैं, क्या उन्हें वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती होगी? बिल्कुल होती होंगी। आप इमेजिन कीजिए कि आपके घर में पानी 24 घंटे आ रहा है पर उस पानी में मिट्टी मिली हुई है, क्या आप उसे कंज्यूम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, आपको वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो सिमिलरली इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ होता है कि उनके पास पानी तो बहुत सारा है, पर अगर उस पानी की जो क्वालिटी है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन, उसका पीएच अगर खराब हो जाए तो उन्हें भी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। समझ गए? ओके, देन जो वाटर है किसी भी एक्वेटिक स्पीशीज का या किसी भी स्पीशीज को वाटर चाहिए तो उसका जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसको हम मेजर करते हैं सैलिनिटी की टर्म्स में इन पार्ट्स पर 1000। अब अलग अलग जगह की जो सैलिनिटी होती है वो अलग अलग होती है, जैसे इनलैंड वाटर की होती है <5, सी वाटर की होती है 30 to 35 और हाइपर सलाइन लगून्स में होती है more than 100। तो इसमें भी दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे, वन जो कि एक वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं जिन्हें हम यूरिहेलाइन बोलेंगे, और दूसरे वो जो कि एक नारो रेंज में रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं जिन्हें हम स्टीनोहेलाइन बोलेंगे। तो बहुत सारे फ्रेश वाटर एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सी वाटर में सरवाइव नहीं कर सकते एंड वाइस वर्सा, यानी बहुत सारे सी वाटर में रहने वाले एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर में सरवाइव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स। क्लियर? तो ये था बेटा सेकेंड कंपोनेंट वाटर। इसको भी एनसीईआरटी के टेक्स्ट से पढ़ लेते हैं। Water is another the most important factor influencing the life of organisms. In fact, life on earth originated in water and is unsustainable without water. Its availability is so limited in deserts that only special adaptations make it possible for organisms to live there. The productivity and distribution of plants is also heavily dependent on water. You might think that organisms living in oceans, lakes and rivers should not face any water related problems, पर ऐसा नहीं है, अभी हमने डिस्कस किया, but it is not true. For aquatic organisms, the quality, that is chemical composition and pH of water becomes important. The salt concentration measured as salinity in parts per 1000 is less than 5 in inland waters, 30 to 35 in the sea and more than 100 in some hypersaline lagoons. Some organisms are tolerant of a wide range of salinities जिनको हम यूरिहेलाइन बोलेंगे, but others are restricted to a narrow range जिनको हम स्टीनोहेलाइन बोलेंगे. Many freshwater animals cannot live for long in seawater and vice versa because of the osmotic problems they would face. ठीक है बेटा, तो ये था सेकेंड कंपोनेंट वाटर। अब बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट की, दैट इज लाइट। तो बेटा लाइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोचिए जितने भी हमारे कंज्यूमर्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, उन सबको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड कौन प्रोवाइड करता है? प्लांट्स। और प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस यानी लाइट को यूज करके, या फिर ऐसा बोलें कि लाइट की प्रेजेंस में वो फूड सिंथेसाइज करते हैं। तो अगर लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और तब ना तो प्लांट्स को फूड मिलेगा और ना ही किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म को। इसीलिए लाइट इंपॉर्टेंट है। प्लांट की बहुत सारी छोटी छोटी स्पीशीज यानी हर्ब्स और श्रब्स वो
एकदम लो लाइट कंडीशंस में फोटोसिंथेसिस करने के लिए ऑप्टिमाइज होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सोचो कि एक जंगल है जहाँ पे कैनोपी ट्रीज भी हैं, हर्ब्स भी हैं, श्रब्स भी हैं। तो हर्ब्स और श्रब्स तो नीचे नीचे रहेंगे, उनके आसपास चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ होंगे जो उन्हें ढक के रखेंगे हमेशा। तो इन छोटे छोटे प्लांट्स, हर्ब्स और श्रब्स तक बहुत कम लाइट जाएगी, तो इसीलिए वो लो लाइट कंडीशन में फोटोसिंथेसाइज करने के लिए ऑप्टिमाइज होते हैं। ठीक है, हमने क्लास 11th में पढ़ा है कि फ्लावरिंग के लिए फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि वेरी करती हैं स्पीशीज टू स्पीशीज, यानी कितनी देर के लिए लाइट प्रेजेंट है उस प्लांट को मिल रही है, उस पर डिपेंड करता है उस प्लांट की फ्लावरिंग। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं ऐसे जो कि डायरनल होते हैं, यानी दिन के ही टाइम एक्टिव होते हैं और लाइट इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग, उसकी ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, जिसको हम फोटो पीरियड बोलते हैं, अपनी फोराजिंग, रिप्रोडक्टिव और माइग्रेटरी एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, अर्थ पे या लैंड पे लाइट की जो अवेलेबिलिटी है वो क्लोजली लिंक्ड है टेम्परेचर से। ऐसा क्यों? कि ध्यान से अगर हम सोचें तो लाइट का जो सोर्स है वो भी सन है और टेम्परेचर भी किसकी वजह से राइज होता है? सोलर एनर्जी की वजह से। तो दोनों का सोर्स कॉमन है, दैट इज सन, इसीलिए दोनों आपस में लिंक्ड है। जो ओशियंस है बेटा, ओशियंस में काफी नीचे अगर हम चले जाएं, यानी 500 मीटर से ज्यादा डेप्थ में चले जाएं, तो वहां पे एकदम डार्क एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, वहां पे कोई सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है, इसीलिए वहां पे लो प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट। अब लाइट का बहुत बड़ा स्पेक्ट्रा होता है, तो उसकी स्पेक्ट्रल क्वालिटी भी इंपॉर्टेंस प्ले करती है। जैसे जो यूवी कंपोनेंट है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, और जितने भी कलर कंपोनेंट्स हैं हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम के, वो सारे मरीन प्लांट्स के लिए डेप्थ्स में या ओशंस में अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इधर लाइट, इसको भी एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। सिंस प्लांट्स प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, अ प्रोसेस व्हिच इज ओनली पॉसिबल व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली ऑटोट्रॉफ्स. Many species of small plants, herbs and shrubs growing in forest are adapted to photosynthesize optimally under very low light conditions because they are constantly overshadowed by tall canopy trees. अभी मैंने आपको बताया, many plants are also dependent on sunlight to meet their photoperiodic requirement for flowering. For many animals too, light is important in that they use the diurnal and seasonal variations in light intensity and duration, that is photoperiod, as cues for timing their foraging, reproductive and migratory activities. तो इन एनिमल्स की जो मेजर एक्टिविटीज हैं वो डिपेंड करती हैं लाइट इंटेंसिटी और उसके ड्यूरेशन के ऊपर. The availability of light on land is closely linked with that of temperature, since the sun is the source for both. But deep, more than 500 meters in the oceans, the environment is dark and its inhabitants are not aware of the existence of a celestial source of energy called sun. What then is their source of energy? अब अगर डीप ओशियंस में सन नहीं जा रहा है तो एनर्जी का सोर्स क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, केमिकल एनर्जी वहां पर प्रेजेंट होती है. जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं जो नीचे रहते हैं वो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ. द यूवी कंपोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू मेनी ऑर्गेनिजम्स, व्हाइल नॉट ऑल द कलर कंपोनेंट्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम आर अवेलेबल फॉर मरीन प्लांट्स लिविंग एट डिफरेंट डेप्थ्स ऑफ द ओशन. ठीक है बेटा, तो ये था थर्ड एबायोटिक कंपोनेंट, दैट इज लाइट. अब बात करते हैं फोर्थ एबायोटिक कंपोनेंट की, विच इज द लास्ट एबायोटिक कंपोनेंट, दैट इज सॉइल. ठीक है, तो बेटा सॉइल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं डिपेंड करती हैं क्लाइमेट के ऊपर, वेदरिंग प्रोसेस के ऊपर, या फिर सॉइल ट्रांसपोर्टेड है या सेडिमेंट्री है, या फिर सॉइल का डेवलपमेंट कैसे हुआ है. इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है किसी भी जगह पे प्रेजेंट सॉइल की प्रॉपर्टीज. सॉइल कॉम्पोजिशन, ग्रेन साइज, उसका एग्रीगेशन डिसाइड करता है कि सॉइल का पर्कोलेशन कितना होगा और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होगी, यानी कितना वाटर होल्ड कर सकती है और कितना वो पानी के साथ बह जाएगी. ये सारी चीजें पीएच, मिनरल कॉम्पोजिशन और टोपोग्राफी डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी एरिया में वेजिटेशन कैसा होगा, और ये डिटरमाइन करता है कि उस एरिया में कौन से एनिमल्स रहेंगे. तो इस तरह से सॉइल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि किसी एरिया में कौन सी स्पीशीज सर्वाइव करेंगी.
अगर हम बात करें एक्वेटिक एनवायरनमेंट की, तो वहां पे जो हमारी सेडिमेंट होती है, जो हमारी सॉइल होती है, वो डिसाइड करती है कि किस टाइप के बेंथिक एनिमल्स वहां पर सर्वाइव करेंगे। ठीक है, तो ये था लास्ट कंपोनेंट सॉइल, इसको भी एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी। इट इज डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट, द वेदरिंग प्रोसेस, वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री, एंड हाउ सॉइल डेवलपमेंट अकर्ड. Various characteristics of the soil such as soil composition, grain size and aggregation determine the percolation and water holding capacity of the soils. These characteristics along with parameters such as pH, mineral composition and topography determine to a large extent the vegetation in any area. This in turn dictates the type of animals that can be supported. Similarly, in the aquatic environment, the sediment characteristics often determine the type of benthic animals that can thrive there. ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, तब तक इसको ध्यान से पढ़ेंगे, प्रॉपर्ली अपने नोट्स बना लेंगे, रिवाइज करते रहेंगे और जो भी डाउट्स होंगे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। थैंक यू।